और कर्जे के कारण, व्यापार बंद होने के कारण, नौकरियां छूट जाने के कारण वैसे भी परेशानी आई। समस्या क्या है? जो लोग रणनीतिकार हैं, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सब चीजों को देखते, उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और ज्यादातर लोग, 90% लोगों ने बताया नौकरी खत्म हुई, लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी ये कारण है। व्यापार बंद हुआ, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन। 90% लोगों का मानना यह है ये 3 या में से कोई ना कोई कारण रहा कर्जे की दलदल में फंसने का। और यहां जितने भी लोग हैं, आप भी बताइए ईमानदारी से कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा लॉकडाउन ही रहा। और कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग मानते हैं लॉकडाउन रहा? देखिए, और पता है सरकार के लोग क्या कहते हैं? सरकार के एक बड़े मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, उसने ये कहा लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। अब बताइए, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार के लोग कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूं किसी भी मार्केट में, किसी भी बाजार में लोग अगर जाकर के लोगों से पूछ लें, 100 लोगों से पूछ लीजिए, वो 100 लोग आपको बता देंगे समस्या कितनी गंभीर है। किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए, व्यापारी बता देगा आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है। लेकिन सरकार के लोगों को लगता है कि समस्या कोई है ही नहीं, या समस्या इतनी गंभीर नहीं है। अच्छा, जैसे हरप्रीत जी ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि बीमारी इतनी ज्यादा है। जब लोग हमारे पास आने शुरू हुए, जब मैंने कहा कि ठीक है मैं आपकी जानकारी इकट्ठा करके सरकार को देना शुरू करूंगा, तो मैंने कहा 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग होंगे, उनकी जानकारी सरकार को दे देंगे और सरकार उनकी मदद कर देगी। हैरानी तब हुई कि पहले 15 दिन के अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए। और आज जैसा भी बताया 3,60,000 से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन कर चुके हैं और हर दिन 2-3 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं। समस्या जितनी हम गंभीर समझ रहे थे, ये उससे ज्यादा गंभीर है। और असली परेशानी कौन सी है? बैंकों की तो परेशानी है, जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनकी गाड़ी कब्जा करने के लिए बैंक पीछे पड़े हुए हैं, जिनकी फैक्ट्री पर, दफ्तर पर, घरों पर कब्जा किया जा रहा है। एक बड़ी समस्या है जो प्राइवेट फाइनेंस है या साहूकार वाला। अभी कल भी बरेली में बताया गया 15% मासिक ब्याज, 1 लाख रुपए लिया ब्याज पर और 15,000 रुपए महीना देना पड़ रहा है। ये व्यक्ति कभी निकल नहीं पाएगा दलदल से। देश की एक बड़ी मार्केट है चांदनी चौक मार्केट में, वहां गया, एक व्यापारी से मिला, उसने कहा कि मेरे भाई ने 50 लाख रुपए साहूकार से लिया 10% ब्याज पर, मासिक 10%, यानी कि हर महीना 5 लाख रुपए देना है। नहीं दे पाया, आत्महत्या कर ली। दे ही नहीं सकता। अब सोचिए 5 लाख रुपए महीना ब्याज, कहां, कौन सा व्यापार में इतना कमाई हो रही है कि 5 लाख रुपए महीना दे देगा? और ये साहूकार लोग ये किसी की नहीं सुन रहे, चेक ले लेते हैं, 138 का केस लगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बदमाश है, ज्यादातर को पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, पुलिस वाले उनके साथ देते हैं। समस्या क्या रही है? आम इंसान की कोई सुनने वाला नहीं। और मुझे यहाँ का नहीं मालूम यहाँ का कितनी समस्या है। मैं मध्य प्रदेश गया, वहां लोगों ने बताया कि साहूकार पैसा दे देते हैं ब्याज पर, और जब हम ब्याज नहीं चुका पाते तो साहूकार कहते हैं आप अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बहन, अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसलिए लोग कर्जे के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इज्जतदार आदमी क्या करेगा? वो ये सब नहीं झेल सकता, मर जाएगा। और सरकार के आंकड़े, मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। पिछले 1 वर्ष में 2022 के अंदर ही 20,000 लोगों ने आत्महत्या किया कर्जे के कारण। और समस्या क्या है? जिस कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, आपने जीएसटी नहीं लगाया, आपने नोटबंदी नहीं करी, करा किसी और ने, और भरना आपको पड़े, ये नहीं होना चाहिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मर जाना कोई समाधान नहीं। कर्जा ले लिया, ठीक है, कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई पाप नहीं हो गया। और अपने आप को दोष देना बंद करो, अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं मैंने कर्जा ले लिया, गलती मेरी है। गलती आपकी नहीं है, कर्जा लेना कोई गुनाह है, कोई पाप नहीं है। समस्या क्या है? कमाई का साधन नहीं है। असली समस्या ये है, आज भी अगर कमाई का साधन हो जाए, आज भी अगर व्यापार ठीक हो जाए, तो कर्जा कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना या इससे ज्यादा कर्जा भी चुकाया जा सकता है।
समस्या क्या है? कर्जा तो है, कमाई का साधन नहीं है, और सरकार में बैठे लोग इस बात को नहीं सुन रहे, और वो करेंगे। वो तुम्हें धर्म के नाम पर बांटेंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर बांटेंगे, वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझ लेना। तुम अड़े रहना। हमारी एक ही जाति है भैया। हम कौन सी जाति वाले? कर्जे वाले। एक ही जाति हमारी, हमारा एक ही धर्म है। कौन सा? कर्जा। वो बोलेगा हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम की बात करेगा, बोलो कर्जे की बात कर। कुछ भी घुमा फिरा के लेकर के आए, कर्जे की बात करो। क्योंकि जो जनता का कर्जा माफ करेगा, जो जनता का साथ देगा, जनता उसका साथ देगी, और जो जनता का साथ नहीं देगा, जनता उसका साथ नहीं देगी, देना भी नहीं। और इसी कड़ी में मैंने क्या किया? मैंने देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजे, उनकी राय मांगने के लिए कि वो बताएं कि क्या जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया जा सकता है, उनके लोन माफ हो सकते हैं, उन्हें मदद की जा सकती है, क्या आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 543 के 543 सांसदों को लेटर भेजा, और आपके लिए खुशी की बात यह है अभी तक 6 सांसदों के जवाब भी आए हैं, और 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बाकी सांसदों को भी कहना पड़ेगा जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, और जो सांसद जनता का कर्जा माफी में साथ नहीं देगा, जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको। और जिन जिन सांसदों को लेटर भेजा गया, जिनके जवाब आ गए, उन सबके पोस्टर लगवाए जाएंगे उनकी लोकसभा में। जनता को बताया जाएगा ये सारे सांसद जनता के समर्थन में है, तुम्हारा सांसद तुम्हारा कर्जा माफी में तुम्हारा साथ देगा। और जो सांसद कहेगा नहीं, जो सांसद जवाब नहीं देंगे, उनके एरिया में भी पोस्टर लगवाए जाएंगे, और जनता को बताया जाएगा ये सांसद कह रहा है हम आम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने, हम तो अमीरों का कर्जा माफ करेंगे। तो जनता तय कर लेगी कि सांसद का साथ देना कि नहीं देना। अब बचने वाले नहीं साहब। आप जनप्रतिनिधि हो ना, आपको हमने चुनकर के भेजा, हमारी समस्या के बारे में काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की बात माननी पड़ेगी। और जिन 6 सांसदों ने समर्थन किया है, उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद है, कांग्रेस के भी सांसद है, एनसीपी के भी सांसद हैं, अलग अलग पार्टियों के सांसद समर्थन कर रहे हैं। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं साहब। कोई बोल सकता है कि यार आप तो, हो सकता है कोई सांसद ये बोले, कोई व्यक्ति ये बोलने लग जाए कि आप तो किसी पार्टी के विरोधी हो। मुझे कहते हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो। मैंने कहा मैं तो नहीं हूं। और सबसे पहला काम क्या करें? नरेंद्र मोदी जी वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अपना मानते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दो। क्या दिक्कत है? लेकिन समस्या क्या आ रही है? वो उनका भी कर्जा, समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है कि वो उनका भी कर्जा माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनता की सिर्फ वोट चाहिए, जनता की सिर्फ सपोर्ट चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने नहीं है। लेकिन मैं इन सांसदों को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने इन सांसदों से रिक्वेस्ट की है, जिन 6 सांसदों ने हमारा समर्थन किया है, वो अब सदन में ये मुद्दा उठाएं। अगर सांसद ने सदन में मुद्दा उठाया तो इसका मतलब ये एक नेशनल न्यूज बनेगी, और फिर जनता की समस्या अखबारों में, मीडिया में आनी शुरू होगी। और जब ये मीडिया में, अखबारों में चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, तो सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं नेताओं की नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। नेता एक ही भाषा समझते हैं साहब। कौन सी भाषा? वोट की भाषा। हाँ, इन्हें और कोई भाषा समझ में नहीं आती। जब इन्हें लगता है कि इनका वोट इनसे खिसक जाएगा, खिसक सकता है, हो सकता है जनता हमें वोट ना करे, हो सकता है जनता हमारा समर्थन ना करे, तब ये जनता के पीछे आ जाते हैं और जनता का साथ देने लगते हैं। अब तुमने क्या करना है? तुम्हें बीमारी भी पता है, इलाज भी पता है। वोट चाहे जिस मर्जी को दे देना, लेकिन कम से कम डराना तो शुरू कर दो। इतना बोलना शुरू कर दो कि अगर हमारा कर्जा माफ नहीं करोगे, हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे। बस बोलना है। और मैं लिख कर दे सकता हूं, जैसे ही आप बोलना शुरू कर दोगे, वो तुरंत आपकी कर्जा माफी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो डरते हैं, डरपोक हैं। उन्हें मालूम है कि जनता चली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा वोट बैंक खिसक जाए। लेकिन आपको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, बैंकों से भी बचने की जरूरत है। जैसा अभी इस्लाम जी ने कहा, डकैती हो रही है। मैं
इस तरह के शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है, आम जनता की प्रॉपर्टी पर, गाड़ियों पर, घरों पर, दफ्तरों पर बुरी निगाह लगा करके बैठे हुए हैं कुछ लोग। वो इंतजार करते हैं कि कैसे आपका लोन एनपीए हो जाए एक बार, और खासकर से कब, जब आपने लोन लिया 20 लाख 30 लाख का और प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की 2 करोड़ की, तो चाहते हैं कि कुछ भी करके इसका लोन एनपीए हो जाए, एक बार डिफॉल्ट कर जाए, और जब ये डिफॉल्ट कर जाएगा हम इसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे। और कई जगह पर तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के लिए 20-20 30-30 40-40 लाख की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का तय कर लिया। अभी मैं वेस्ट बंगाल गया, वहां पता चला एक व्यक्ति के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए का लोन था साहब, पेनल्टी इंटरेस्ट सब बढ़ा करके 6.5 करोड़ रुपए कर दिया, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। क्यों भाई, जितना लोन है उतने की प्रॉपर्टी ले लो ना, नहीं उस प्रॉपर्टी पर पूरी पर कब्जा कर लिया। और तुम्हें भी थोड़ी बातें समझनी पड़ेंगी। क्या, जब तुम्हें कोई नोटिस आता है तो नोटिस को सीरियसली लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग कल भी आए, नोटिस खोलकर ही नहीं देख रहे कौन सा नोटिस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी नोटिस आया, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, नोटिस को खोल कर देखो कौन सा है, और उस नोटिस में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर जवाब देना शुरू करो। मोटे मोटे तौर पर 3 तरह के नोटिस आते हैं, इसको ध्यान में रखना। पहला नोटिस आता है जो बैंक से आता है, उस पर बैंक का नाम लिखा होगा, अगर ऊपर बैंक का नाम लिखा है तो वो बैंक का नोटिस है। दूसरा नोटिस होता है वकील का, एडवोकेट का, उस पर लिखा होता है अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील। अगर वकील लिखा है, एडवोकेट लिखा है, अधिवक्ता लिखा है, यानी कि ये वकील का नोटिस है। और तीसरा आता है कोर्ट का नोटिस, उसमें लिखा होता है न्यायालय, सत्र न्यायालय, राज्य न्यायालय, कोर्ट, लोक अदालत। अगर अदालत लिखा है, कोर्ट लिखा है, न्यायालय लिखा है, ये कोर्ट का नोटिस है। नोटिस चाहे कोई भी हो, उसका जवाब देना है। अच्छा, जवाब कैसे देना है? जो बैंक का नोटिस आता है उसके जवाब के लिए आप एक प्लेन पेपर पे लिख करके दे सकते हो, देना लिख करके। क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बैंक बहुत तेज है। बैंक आपको नोटिस देता है रिटर्न में, और आप क्या करते हो, आप फोन पे बात कर लेते हो। बैंक फिर नोटिस भेजता है, फिर आप फोन पे बात कर लेते हो। बैंक फिर नोटिस भेजता है, फिर आप फोन पे बात कर लेते हो। बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपकी फाइल मोटी करता जा रहा है। जब जज के सामने फाइल रखी जाएगी तो बैंक के इतने सारे नोटिस दिखेंगे और आपकी तरफ से एक भी लेटर नहीं दिखेगा, तो जज कहेगा तुमने कोई बात ही नहीं करी। तुम कहोगे मैंने तो फोन किया था, कहते नहीं फोन नहीं होता। तो क्या करो, जब भी बैंक से कोई नोटिस आए उसका जवाब रिटर्न में दो, और ये तुम्हारा अधिकार है। आरबीआई कहता है कि यदि आपको कोई नोटिस आया, कोई सूचना आई, तो उसका जवाब देना आपका अधिकार बनता है। आप बैंक में जाकर के रिटर्न में नोटिस दो। अगर कोर्ट से नोटिस आया तो कोर्ट में जाओ, वकील का नोटिस आया तो किसी वकील को पकड़ो और वकील उसका जवाब लिख करके दे देगा, यानी नोटिस का जवाब देना है। दूसरा, कोशिश यह करनी है कि बैंक की ईएमआई डिफॉल्ट ना की जाए। हर संभव कोशिश करो कि तुम समय पर ईएमआई भरते रहो, खासकर से वो जिनका बैंक का लोन चल रहा है और प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। क्योंकि बैंक की अगर ईएमआई आपने एक बार बाउंस कर दी तो आपके सिविल में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और हो सकता है कल को आपकी स्थिति खराब होने पर जब आप बैंक से मदद मांगने जाओ तो बैंक आपकी मदद ना करे। समस्या क्या आती है, हम एक गलती करते हैं। मान लो आपकी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया कोई भी कारण से। जैसे अभी एक केस आया मेरे पास, एक व्यक्ति की दुकान में आग लग गई। अब आग लग गई तो कमाई बंद हो जाएगी ना। अब उसका लोन चल रहा था बिजनेस का, कम से कम 35-40 हजार रुपए की ईएमआई जाती थी हर महीने, अगले महीने नहीं जाएगी। उसने बैंक को बताया ही नहीं कि मेरी दुकान में आग लग गई है, डिफॉल्ट कर गया। कहता नहीं, मैं सोचता रहा इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, पैसे आ जाएंगे भर दूंगा। नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, कोई हादसा हो गया और तुम नहीं भर पा रहे, तो तुम्हें पता है अगले महीने में ईएमआई नहीं दे सकता। तो क्या करो, इससे पहले कि ईएमआई बाउंस हो, बैंक में जाकर के एक लेटर दे दो कि मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं अपनी ईएमआई अगले इतने दिन तक नहीं भर पाऊंगा। आरबीआई कहता है कि आप 2 बार अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। रीस्ट्रक्चर का मतलब अपनी ईएमआई का अमाउंट कम करवा सकते हो। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लेकिन ईएमआई कम हो जाएगी। आपको लीन पीरियड मिल सकता है। लीन पीरियड क्या होता है, जिसमें केवल आप पर इंटरेस्ट लगेगा, आपको ईएमआई पे नहीं करनी। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का लीन पीरियड आपको मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा, जब आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आपकी ईएमआई लगातार चल रही होंगी, और जब आपकी कोई दिक्कत आने लग जाएगी तो आप उससे पहले ही बैंक में चले जाएंगे। और अचानक हादसे बहुत कम होते हैं। हमें पता चल जाता है अगले महीने में ईएमआई नहीं पे करने वाले, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है।
तो जब पता है अगली तारीख को पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इससे पहले कि ईएमआई बाउंस हो जाए, अगर तुम बाउंस होने के बाद बैंक में गए तो बैंक तुम्हारी फेवर नहीं करेगा। बाउंस होने से पहले गए और उससे पहले तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर है तो बैंक समय भी देगा, बैंक तुमसे बात भी करेगा। हो सकता है बैंक तुम्हें कुछ लीन पीरियड भी दे दे, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का समय मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में मिला भी है। समस्या क्या आ रही है? हम उस मनुष्य दिन का इंतजार करते रहते हैं जब तक हमारी 3 ईएमआई बाउंस ना हो जाए। एक व्यक्ति ने परसों में लाइव आया, उसने पूछा कि सर मेरी ईएमआई जाती है 35,000 रुपए की, मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा आप 20,000 रुपए ही अपने लोन अकाउंट में डाल दो। मान लो आपकी ईएमआई 10,000 की जाती है और आपके पास 8,000 है, तो क्या करो? 8,000 ही डाल दो। किस में डाल दो? लोन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं। 2 अकाउंट होते हैं हमारे, एक जिससे लोन चल रहा होता है और एक जो हमारा बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में अगर 8,000 डालोगे तो ईएमआई बाउंस कर जाएगी क्योंकि 2,000 कम है। लोन अकाउंट में डाल दोगे तो 2,000 आपका रह जाएगा, उस पर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 8,000 जमा हो गया। और अगर आप कुछ कुछ अमाउंट डालते रहते हैं तो आपका अकाउंट बैंक एनपीए जनरली डिक्लेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बैंक को मालूम है अगर मैंने एनपीए डिक्लेयर करा ज्यादा तो शेयर मार्केट में मेरे शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, कल को बैंक में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बैंक भी नहीं चाहता जल्दी से एनपीए करना। प्रॉब्लम क्या आती है? हम ना तो कुछ पैसा डालते, ना हम लेटर का जवाब देते, ना हम बैंक में जाके बात करते, और जब हमारे पास नोटिस आ गया, 13/2 का नोटिस आ गया, 13/4 का नोटिस आ गया, प्रॉपर्टी को कब्जा करने का नोटिस आ गया, तब भाग के आते हैं कि सर अब बताओ क्या करना। अब आपने तो फंदा तो पहले डाल लिया ना गले में। पहली कोशिश ये करो कि फंदा ना डले, और उसके लिए क्या करना है? जब स्थिति खराब होने लगे बैंक में जाकर बात करो। अब कई लोग कहते हैं मैं बैंक गया, बैंक बात ही नहीं करता। हाँ, कई मैनेजर सुनते नहीं है, बात नहीं करते। कोई बात नहीं, उसका इलाज है। सबसे पहले तो बैंक से रिटर्न में बात करनी, तो लेटर लिख करके लेकर के जाओ। और जब लेटर लेकर के गए और मैनेजर ने लेटर लेने से मना किया तो मैनेजर को बोलो इस पर लिख कर दे दो, मैं लेटर रिसीव नहीं कर रहा। सब नौकरी चली जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है अगर कस्टमर की स्थिति खराब है तो कस्टमर अपनी स्थिति के बारे में बैंक को जानकारी दे सकता है। बैंक मदद करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन लेटर लेना पड़ेगा। लेटर को बैंक मना नहीं कर सकता। फिर भी हो सकता है मैनेजर कहे मैं लिख के नहीं दिया, कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ, फोन है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। सर जी मैं आपके पास लेटर लेकर के आया हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं आप ये लेटर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बस इतना सा ही करना है और घर आ जाओ वापस। स्पीड पोस्ट करो पोस्ट ऑफिस में जाकर। किसके नाम पर? बैंक मैनेजर के नाम पर। स्पीड पोस्ट की रसीद बनती है, रसीद अपने पास रख लेना बस। अब जब तुम कोर्ट जाओगे या बैंक कोर्ट जाएगा, तुम बताओगे माई बाप मेरी स्थिति खराब हो गई थी, मेरी नौकरी छूट गई थी, मेरा व्यापार बंद था, जो भी दिक्कत आई, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, मैं बैंक मैनेजर के पास गया, ये वीडियो का प्रूफ है कि मैं गया था, ये मैनेजर सामने मना कर दिया था और फिर मैंने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया था और ये मेरे पास रसीद है। अब जज कहेगा कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, क्योंकि फ्रॉड आदमी लेटर लेकर नहीं जाता। जिसको पैसा मारना होता है वो बैंक जाता नहीं है। आप ना जाकर के साबित कर रहे हो कि आप पैसा मारना चाहते हो। और जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताओ, क्या पैसा मारना चाहते हो? पैसा भरना चाहते हो ना? मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो क्या पैसा मारना चाहता हो। कहता साहब बस कमाई का साधन मिल जाए, थोड़ी समय मिल जाए, मैं पाई पाई चुकाने को तैयार हूं। और हम क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हमारी मांग क्या है भाई? या तो लोन माफ कर दो। बड़े बड़े लोगों का कराए, बहुत बार कराए, बहुत सारे लोग 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। हम तो भागे नहीं, हम तो यहीं पर हैं। या तो हमारा लोन माफ कर दो, और जिनका लोन माफ नहीं कर सकते उन्हें कम से कम 2 साल का समय दे दो। और मैं आप सबसे फिर पूछना चाहता हूं, अगर 2 साल का समय मिल जाए, ना इंटरेस्ट पे करना है, ना ईएमआई पे करनी है, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, ना कोई सजा होगी, तो तैयार हैं? 2 साल का समय मिल जाए तो बहुत सारे लोगों का व्यापार अपने आप ही ठीक हो जाएगा यार। अभी प्रॉब्लम क्या? प्रेशर है, टेंशन है। धंधा करे कि टेंशन को देखे? इधर ईएमआई भरता है कहीं से लेकर के, अगले महीने का फिर प्रेशर शुरू हो जाता है। और समस्या क्या? क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, दुकान, गाड़ी, घर कब्जा करने का डर लगा रहता है, तो उसका वो डर तो है ही, जायज है, तो वो व्यापार कैसे करेगा? तो हमारी यही मांग है कि या तो बड़े उद्योगपतियों की तरह आम लोगों का भी कर्जा माफ कर दिया जाए, और जिनका कर्जा माफ ना हो सके किसी भी कारण से, उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए। और तीसरी मांग क्या है? वो लोग जो एक्सपायर कर गए, अब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा। अभी मैं भी दिल्ली में था, एक केस आया, एक लेडी है, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी।
बच्चों की पढ़ाई चल रही है, हस्बैंड ने लोन लिया था, बिजनेस लोन था, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, घर फैक्ट्री सामान सब गिरवी रखा हुआ है। अब बैंक वाला ये कह रहा है कि उनका इंश्योरेंस नहीं था, जबकि इंश्योरेंस कराना बैंक की जिम्मेदारी थी कि इंश्योरेंस कराना था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंश्योरेंस नहीं था। अब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, बच्चे छोटे हैं, वो कमा नहीं रहे, तो कम से कम ऐसे लोगों का तो लोन माफ कर दो यार। जब बड़े बड़े लोगों का माफ कर रहे हो, इनका तो माफ होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, जल्दी ही सरकार इस पर संज्ञान लेगी, क्योंकि सरकार पर अब दबाव पड़ रहा है। दबाव क्यों पड़ रहा है? जब ये संख्या 10,000 थी ना, सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी हमें। 10,000 लोग हैं, क्या करेंगे? अच्छा, जब 20,000 हुए थोड़ा दबाव पड़ा, 50,000 हुए और दबाव पड़ा, 1,00,000 हुए तो सरकार ने जवाब देने शुरू कर दिए लेटर के। अभी 3,60,000 हो गए। सोचिए जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा है? हाँ, जहां मैं खड़ा हूं ना, या सरकार आके खड़ी होगी, कहेगी माई बाप बताओ क्या करने का है, देख लेना, ऐसा ही होगा। अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो, अपनी अपनी लड़ाई लड़ोगे सफल नहीं हो पाओगे, याद रखना। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, राजीव जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी पर कर्जा नहीं है, इस्लाम जी पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम में से किसी व्यक्ति पर कोई कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप में से भी जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो भी लड़ाई लड़े, और जिसके ऊपर कर्जा है वो अपनी तो लड़ाई लड़े ही लड़े, दूसरे की भी लड़ाई लड़े। और देखो यार, 70-80 लोग है यार, अगर सब लोग तय कर लो कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, कोई रिकवरी एजेंट आके भाई को परेशान करने लग जाए और सब लोग जाकर के इसके घर पहुंच जाओ, ओए कैसे परेशान करा, मेरा भाई है, हिम्मत नहीं होगी दोबारा रिकवरी वाला आकर के भाई को परेशान कर दे। प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। अगर अपनी अपनी हर कोई लड़ाई लड़ेगा तो आपकी मदद के लिए केवल आप ही होगे, एक व्यक्ति मिलेगा। लेकिन अगर हर कोई तय कर ले मुझे दूसरे की लड़ाई लड़नी है, तो हर एक की मदद के लिए 100 लोग मिल जाएंगे सर, संगठित होकर के। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी का जब गट्ठर बन जाता है उसे तोड़ना आसान नहीं होता, उसे कोई तोड़ नहीं पाता। अपने मतभेद मिटाओ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। वो तुम्हें बांटेंगे, तुमने नहीं बंटना है। वो तुम्हें बोलते रहेंगे तुम्हारा धर्म ये, तुम्हारी जाति। वो कहता भाई हमारा एक ही धर्म है, कर्जा। कर्जा माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा बता? है तुम्हारी जाति कर्जा, और कोई नहीं अपने यहां। और जब तुम इस तरह से बात करने लगोगे, जब तुम एक दूसरे की आवाज उठाने लगोगे, तो मेरा विश्वास करना, ये नेता वापस आ जाएंगे अपने ट्रैक पर और ये कहेंगे चलो भाई कर्जा माफ कर देते हैं। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे लोन माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको शायद पता भी हो, तुमसे भी कोई पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए कहां से पैसा आएगा। बैंकों में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम्ड अमाउंट है। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया। ये कितना होता है? जितने लोग भी हमारे मिशन में जुड़े, अगर सबका सारा लोन माफ कर दिया जाए तो भी 1.5 लाख करोड़ ही है भाई, तो भी बच जाएगा 50,000 करोड़। यानी सरकार का कोई व्यक्ति ये बोले कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सरकार के पास पैसे भी पड़े हुए हैं और अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड कौन सा होता है? किसी ने बैंक में अकाउंट खोला, भूल गया निकालना पैसे, इंश्योरेंस कराया, एक्सपायर कर गया, घर वालों को पता ही नहीं इंश्योरेंस करा रखा है। ऐसा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसका कोई क्लेम नहीं किया 10 साल से किसी ने। वही पैसा इस्तेमाल कर लो यार, जनता की कर्जा माफी के लिए करना पड़ेगा। बस हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। मुझे मालूम है कि कई लोगों को दिक्कत ज्यादा हो रही है, मुझे मालूम है कई लोगों को ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम है कई लोगों के नोटिस आ चुके हैं। मिलूंगा आप सबसे, अगर किसी को नोटिस आया तो नोटिस भी दिखाना, बताऊंगा कौन सा नोटिस है, जवाब कैसे देना है, वकील से क्या लिखवाना है। वकील अगर कर दिया है तो वकील सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको भी गाइड कर दूंगा आपको, ताकि आपको पता रहे कि आपके साथ गलत ना हो जाए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और जैसे मैंने आपसे वादा किया, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा। बस आपने ऐसे ही संगठित होकर के काम करना होगा। अपनी अपनी लड़ाई मत लड़िए, सबकी लड़ाई लड़िए, सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और जो मैंने नारा दिया था वही नारा है हमारा, क्या? इस बार जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हाँ, इस बार जनता का कर्जा माफ, ऐसे नहीं जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी से। जो पार्टी, जो नेता जनता की कर्जा माफी करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात सभी पार्टी के सभी नेता कान खोलकर सुन लें। अब भड़काना मुश्किल है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। जैसे अभी राजीव जी ने कहा दिल्ली हो सकता है, बुला ले सरकार, अगर कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, सरकार बुलाए, बात करने चले जाना, अपनी समस्या बताना। अच्छा ना बुलाए
और हमें सरकार के यहाँ धरना देने जाना पड़े तो भी चल लेंगे, जाना पड़ेगा। और जैसा आपने देखा, जब जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, सब सरकार पर दबाव पड़ा और वहीं से सभी ने मिलकर के तय किया, एक डेट दे दी सरकार को। कौन सी डेट? 30 जून 2023, इसी महीने की 30 तारीख। 30 जून तक सरकार कोई निर्णय ले। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें सरकार का क्या करना है। या तो सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता का कर्जा माफ करेगी। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है साहब। और ऐसे ही अपनी मांग पर डटे रहना। वो लोग तुमसे पूछ सकते क्या चाहिए, तीनों मांगे याद रख लो, रट लो। पहली मांग क्या है? जैसे बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाता है, हमारा भी माफ करो। दूसरी मांग, अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दो। अच्छा, कई हो सकते हैं जिन्हें 6 महीने का समय काफी हो, लेकिन फिर भी मांगना कितना? 2 साल, क्योंकि अपने लिए नहीं मांगना ना, हो सकता है भाई को, दूसरे को 2 साल की जरूरत हो, 2 साल का समय मांगना। और तीसरा, जब कोई एक्सपायर कर गया है, जिसका कोई व्यक्ति दुनिया में कमाने वाला नहीं रहा, या कोई कमाई का काम साधन नहीं रहा, कोई काम धंधा नहीं रहा, उनका लोन माफ होना चाहिए। बच्चों के सर से पिता का, माता का साया अगर चला गया तो कम से उनके सर से छत ना छीनी जाए, उन्हें बेघर ना किया जाए। मैं ये मानता हूं, और ये इंसानियत की बात है यार। देखो, कोई व्यक्ति नहीं बचा दुनिया में, अब उसके बच्चों को भी हम बेघर कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो इंसानियत के खिलाफ बात हो जाएगी। कहां से देगा जो बचा ही नहीं वो व्यक्ति? कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कुछ गलत विचार मन में नहीं लाने, क्योंकि मैंने बार बार कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आपको नहीं देनी। अभी आप लोगों की दुआ से, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्रेम मिला, पिछले 10 महीने में 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं साहब। और हर जगह लोग मिलते हैं। कल भी मुरादाबाद में लोग मिले, बरेली में लोग मिले, कहते साहब आज मैं जिंदा हूं, आपकी वीडियो देख ली थी, उस वीडियो ने मुझे बचा लिया, वरना मैं दुनिया में नहीं होता। ये उस परमपिता परमात्मा का, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु, उस अल्लाह का आशीर्वाद है कि मेरी बात किसी को समझ आ रही है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक लोगों को लग रहा था मैं अकेला कर्जे की दलदल में हूं। जब यहां आकर इतने लोगों से मिलता तो तेरी मैं अकेला नहीं हूं भाई, बहुत सारे। और मेरे को एक व्यक्ति ने कहा दिल्ली में, कहते सर आपने कुछ करा के नहीं करा, कम से कम एक काम तो कर दिया, हमें संगठित कर दिया। अब हमें लगता है हम अकेले नहीं है, कोई है हमारा जो हमारी बात समझ सकता है। क्योंकि साथियों, सच्चाई पता है क्या? कर्जा एक ऐसी बीमारी है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसी को बता नहीं सकते साहब, रिश्तेदार तक को नहीं बता सकते। ऐसी जगह हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को नहीं बता रखा कितना कर्जा है। क्यों? पता चला छोड़ ना दे, कर्जे में फंस गया है तुम। अच्छा, रिश्तेदारों को पता चल जाए अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हो, तो रिश्तेदार आना जाना मिलना बंद कर देते हैं। ऐसी समस्या जब जिसके बारे में पता चलने पर लोग दूर भाग जाते हैं, व्यक्ति किससे जाकर कहे? कोई है ही नहीं सुनने वाला। और सब क्या कहेंगे? तुम्हारी गलती है, तुमने कर्जा क्यों लिया, कर्जा लेने। सब समझदार बनते। अरे भाई, वो पागल नहीं है, उसने कुछ सोच कर ही लिया था। उसको थोड़ी मालूम था आज मैं कर्जा लूंगा और अगले दिन लॉकडाउन लगा देगी भारत सरकार और सारा काम धंधा बंद हो जाएगा। कई लोगों ने बताया साहब मैंने व्यापार शुरू करा है फरवरी 2020 में और मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया, अब मैं क्या करूं बताओ। और बैंकों ने क्या करा? 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया। मोरेटोरियम में इतना लूटा है ना, 3 इंस्टॉलमेंट के चक्कर में 20 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा कर दिया। मतलब कितना लूटा जा रहा है। तो ये लूट तो बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूं आप सबसे बात करेंगे, पर्सनली बात करूंगा, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, सबसे मिलूंगा। आपने अपनी एंट्री कर दी होगी, 1 to 1 मिलूंगा आपसे। किसी के पास कोई नोटिस आया है, बैंक का नोटिस है, किसी कोर्ट का नोटिस है या वकील का नोटिस है, तो वो दिखाना। अगर नहीं है कॉपी तो व्हाट्सएप पर दिखा देना, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं अच्छी तरह से कि इसका समाधान क्या करना है। बाकी संगठित रहो। आज जितने लोग आए हैं बाराबंकी में, सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, सब लोग आपस में कनेक्ट रहना। किसी के यहां भी समस्या हो जाए तुरंत पहुंच जाना। ये समझ लेना वो व्यक्ति तुम्हारा अपना है। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले भाई बहन नहीं होते हैं, जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं वो भी भाई बहन होते हैं। ये समझ लेना वो तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन है। अगर सच बता रहा हूं, इंसानियत के नाते उस परमपिता परमात्मा को, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कहो उसको, अगर उसमें थोड़ी सी भी आस्था है ना,
वो ये कहता है कि इंसान इंसान के काम आ जाए, इंसान इंसान की मदद करे, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। एक दूसरे की मदद करो, बस एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सहयोग करो। और अगर मानो तुम्हें कोई फोन कर रहा है, हो सकता है तुम बैंक वाले से अच्छी तरह बात ना कर पाओ, लेकिन दूसरे वाला उससे अच्छी तरह बात कर लेगा। तुम मानो इनका फोन आया तो ये बात कर ले, इनको फोन आया तो ये बात कर ले, डांट दो उसको। और कोई रिकवरी वाला गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, घर पर आकर बैठ जाता है, ये इलीगल है, अलाउड नहीं है। कुछ नहीं करिए, वीडियो बनाइए उसका, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला उसके पास आई कार्ड होना जरूरी है। बिना आई कार्ड के वो आपके घर नहीं आ सकता। और आई कार्ड भी कौन सा? उस बैंक का जिस बैंक से आपने लोन लिया। वो कहता नहीं मैं तो रिकवरी एजेंसी का हूं, कोई बात नहीं, उसका आई कार्ड दिखा दे। और अगर वो रिकवरी एजेंसी का है तो आई कार्ड के साथ साथ उसके पास वर्क ऑर्डर होना चाहिए कि इस बैंक ने इस कंपनी को काम दिया है रिकवरी का, प्लस विजिट लेटर होना चाहिए। बैंक में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 के 100 तुम्हारे घर आ जाएंगे क्या? जिसको विजिट लेटर होगा वही आएगा ना, तो उसको बोलो विजिटिंग लेटर दिखा, तेरे को मेरे घर भेजा है तो कोई लेटर होगा ना, दिखा लेटर कौन सा है। और अगर वो लेटर ना दिखाए, उसे बिठा लेना, पुलिस को बुला लेना कि भैया ये तो नकली आदमी है, साबित कर तू। फिर रिकवरी एजेंट के पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका कोर्स होता है। सर्टिफिकेट के बिना वो रिकवरी का काम नहीं कर सकते। थोड़ा डरना बंद करो। समस्या क्या रही, तुम्हें कोई भी फोन पर धमका रहा है, पुलिस वाला बन के धमका रहा है, वकील बन के धमका रहा है, बैंक का मैनेजर बन के धमका रहा है, और तुम डर गए। उसको बोलना हाँ कौन कितना बड़ा पुलिस वाला है ना, आजा घर आजा, देख लेंगे तेरे को। कोई गुनाह नहीं कर दिया यार, तुमने लोन लिया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने कुछ परिस्थितियां देखकर लोन लिया था, चुका भी दोगे आज, नहीं तो कल परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन कोई आपकी मानहानि करे, कोई आपके साथ गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई मानहानि करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं मानहानि का। मानहानि के केस में 2 साल तक की सजा भी है, और आप कंपनसेशन की भी मांग कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, इनके कारण मेरा व्यापार बंद हो रहा है, इनके कारण मेरे पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं, इनके कारण मेरी सेहत खराब हो रही है, क्योंकि मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अलाउड नहीं है सब चीजें। बैंक क्या करेगा? नोटिस देगा, केस करेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि रिकवरी के लिए बदतमीज लड़के लड़कियों को बिठा रखा है और ऐसी गाली गलौज करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं कि मतलब आप आम इंसान तो गालियों से मर जाए यार। कोई बात नहीं, देखूंगा अभी जो नोटिस आए वो भी देखूंगा, और किसी का अगर कोई किसी साथ बदतमीजी किया, मिसबिहेव किया, उसका भी इलाज करेंगे। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं बार बार कह रहा हूं, लंबी लड़ाई है, समय लगेगा, लेकिन ये कंफर्म है हम इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हो सकता है, राहत मिल सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं? हमारी तो इतनी सी मांग है। और मैं फिर एक बार आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जोश है ना जी, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमारा नारा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आयोजकों का शुक्रिया। इस्लाम मोहम्मद भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। आप सबसे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याओं का समाधान करके भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।